Tyndall effect is the scattering of light by the colloidal particles, as a result of which the path of the beam becomes visible. So this is Tyndall effect. The next one is the next topic from here is इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे हमने सिर्फ एक मैकेनिकल देखी, एक प्रॉपर्टी जिसमें ब्राउनियन मोशन की बात हुई, और एक हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखी जिसमें हमारे पास टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिससे हमारे पास कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा ना कि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, आप उसमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या डाल रहे थे, फेरिक क्लोराइड डाल रहे थे। फेरिक हाइड्रोक्साइड था आपके पास, आपने उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला था, दैट इज FeCl3। अब हुआ ये था कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन के, दैट इज FeOH जो है आपके पास, उसमें क्या हो गया, वो वाला आयन इसके सरफेस के ऊपर आ गया जो कॉमन है, दैट इज आयरन, और उसके ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमारे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, दैट इज पॉजिटिव। तो हमारे पास दो तरह के क्या आते हैं, दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। वेट फॉर अ सेकेंड। क्लियर है? तो हम ना सिर्फ इनमें याद करेंगे, हमारे पास कुछ आपको एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जैसे MCQ में कि पॉजिटिवली चार्ज कौन से आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस है, नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे हमने ये बात की कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसी तरह से कुछ आयंस हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये डिपेंड करेगा हमने किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है और मैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं, तो उसमें जो आपके पास आयन होगा वो क्या, आयोडीन आयोडाइड जो है वो क्या होगा, उसमें कॉमन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपके कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर लेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, घेर लेगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, अभी सारी की सारी तरफ कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर आयोडाइड है वो कैसा आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ये डिपेंड करेगा, बट ये डिपेंड करता है किस चीज पे कि आप किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। अगर मैं इसमें ना सिल्वर आयोडाइड में पोटेशियम आयोडाइड डालने की बजाय क्या डाल दूं, सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं, तो क्या होगा, तब तो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ये आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि सिल्वर आयोडाइड में वो वाला इलेक्ट्रोलाइट डलेगा तभी आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, स्टेबल, राइट। तो लिखेंगे, एक हमारे पास टेबल दे रखा है जिसमें कुछ
पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में हमारे पास एल्यूमिना है, हाइड्रेटेड वन, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, लिखेंगे थोड़े से। Positively charged and another one is negatively charged. Positively charged में हमारे पास एल्यूमिना है, right? Then we have chromium oxide, hydrated one. ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको देखते कैसे पता चलता है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दो मेटल की प्लेट्स लगाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को उसमें डाल देते हैं। मान लीजिए आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो कहाँ जाएगा, ऑपोजिट एंड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है आपके पास तो आपको पता चल जाता है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे देखने से तो नहीं पता चलेगा, या तो आप याद कर ले, और इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉर्मली आप करवा भी नहीं सकते, ठीक है। आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपकी लैब में अवेलेबल नहीं है कि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं या फिर आप कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाएं और फिर उनको देखें कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो आपके पास यहाँ पे क्या एक ऑप्शन रहता है, याद करने। क्लियर है? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इस वक्त माइंड आप लोगों के इतने मतलब एक्टिव होते हैं कि आप कुछ भी याद कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई अभी इनको जो मर्जी बता दो, ये मतलब लाइफ टाइम इनको याद रहेगा। अब मुझे कोई बोल दे कि भाई आप याद करो, मुझे नहीं होगा। समझ रहे हैं? और करते हैं बच्चे याद। जब मैं आपकी एज की थी तब मुझे सारी चीजें याद रहती, अब भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ बट इतना मैं नहीं रख पाती हूँ दिमाग में। समझ गए? तो वो वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। वो हमारे पास एक मेथड, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ याद करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, दूसरी कैटेगरी में हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स आ जाएंगे। आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे जो है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। जिनके जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। बाकी आपके पास जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, वो भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए ब्लड पॉजिटिवली चार्ज सोल है या नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो ब्लड इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज सोल। क्लियर? ब्लड हो गया आपके पास। ऑक्साइड्स हैं, कुछ टाइटेनियम ऑक्साइड है, उसका सॉल्यूशन है दैट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? नाउ तो another one is the negatively charged, नहीं इसमें ही अभी पॉजिटिवली चार्ज में हमारे पास कुछ डाइज हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू है या फिर प्रूशियन ब्लू, आपके पास डाइज हैं। वो कैसी हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। कुछ डाइज के नाम लिख लीजिए, दैट इज मिथाइलिन या मिथिलीन ब्लू और प्रूशियन ब्लू, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। चलिए नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास सोल्स हैं उनकी बात करते हैं। उनमें आपके पास आ जाते हैं कुछ मेटालिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर वगैरह हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे जो भी आपके पास मेटालिक पार्टिकल्स हैं, मेटालिक आयंस हैं, उनके ऊपर कैसा चार्ज, तो मतलब जो सराउंडेड होते हैं वो किससे होते हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ सराउंडेड होते हैं, तो उनको क्या माना जाता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज सोल। मेटल सल्फाइड्स है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर सॉरी आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, आपके पास कैडमियम सल्फाइड है,
आपके पास टिन सल्फाइड है, ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज, और मैक्सिमम जो है ना ये पूछा जाता है कि बताइए पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। जो चीज आपको बोली जाती है कि इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिया करो, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, राइट। अनदर वन इज जो आपके पास स्टार्च है, गम है, सेल्यूलोज है, जेलेटिन है, चारकोल है, इन सब के जो सोल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। गम हो गया, जेलेटिन हो गया, चारकोल हो गया, ये सारे के सारे किस तरह के सोल्स बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल बनाते हैं, राइट। इज इट राइट? Yes, ma'am. So the next one is तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है ना हमारे पास, वो दो फिनोमिना से रिलेटेड होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात बताई आपको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसमें एक यू शेप ट्यूब दी जाती है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। दो एंड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में भर दिया जाता है कोलाइडल सोल और फिर उस पर अप्लाई करी जाती है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला कि अप्लाई करी जाती है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जहां भी इकट्ठा हो जाएगा आप बोलेंगे उसका नेचर वहां से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ these electric properties are related with two phenomena, one is electrophoresis पढ़ेंगे पहले, दूसरी बात बाद में करेंगे। It is the phenomena of movement of colloidal particles under an applied electric field. It is the phenomena of movement of colloidal particles under an applied electric field is called electrophoresis. इस तरह की एक यू शेप ली जाती है, मेटल के स्ट्रिप्स है, दो एंड्स है आपके पास, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आपने इसमें क्या भर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन भर, अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया इसको, और मान लीजिए आपने जो सॉल्यूशन लिया है दैट इज आर्सेनिक सल्फाइड, ये वाला। तो आर्सेनिक सल्फाइड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अभी अभी हमने एक टेबल बनाया उसमें हमने लिखा कि आर्सेनिक सल्फाइड इज व्हाट, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे तो कौन से एंड पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इस पॉजिटिव एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का सोल है, इसके ऊपर कैसा हमारे पास चार्ज, राइट। Yes, ma'am. Yes, sir. इसी तरह से अगर हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, इस तरह का ही सेटअप होगा, इस तरह की ट्यूब होगी, आपने उसमें डाला तो कहाँ जाएगा, वो नेगेटिव एंड पे जाएगा, वहां इकट्ठा हो जाएगा जाके, वहां पे इकट्ठा हो गया, नेगेटिव एंड पे इकट्ठा हो गया, तो आपको वहां से क्या चीज पता चलती है कि दैट फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज। उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, तभी वो जाके नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. So the next one is इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम चैप्टर सेकंड में पढ़ के आए हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से उसी ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को क्या कर दें, सब्जेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता था, हमारे पास जो सॉल्यूट था
तो सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट तो नहीं मूव करता है, बट सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। और उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट, एक जो कंडीशन थी वो ये थी कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्चमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसी में से पास करते हैं। याद है कुछ? ऑस्मोसिस में क्या होता था, हमारे पास जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू व्हाट, अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन। वैसा ही सेम प्रोसेस। अब हम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम सॉल्यूट कहते थे, कहाँ पे, सॉल्यूशन वाले केस में, और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए काम है, ये आपके लिए होमवर्क है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को पढ़ना। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आप खुद पढ़ें। क्लियर है? समझ गए? Yes, ma'am. Now the next one is emulsions. We have emulsions, और emulsions की बात हमने पहले भी करी हुई है। emulsions क्या होते हैं, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या हो, लिक्विड फेज में, इसमें हो, लिक्विड फेज में हो। आपसे पूछता है क्वेश्चन की बताइए emulsions क्या है, वो बता पाएंगे emulsions are what? आप बोलेंगे emulsions are colloidal solutions in which dispersed phase and dispersion medium both are and या both are liquid। दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड होंगे। कम वाली क्वांटिटी भी लिक्विड की और ज्यादा वाली क्वांटिटी भी किसकी, लिक्विड की। ठीक है, तो इमल्शन क्या हो गया आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, emulsions are the colloidal solution in which both the dispersed phase and dispersion medium are liquids। emulsions में हमने मिल्क की बात की थी। तो emulsions जो है उनको ना हम स्टेबलाइज करते हैं कुछ सब्सटेंस डाल के, कुछ सब्सटेंस डाला होता है और उस emulsion को क्या किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे नॉर्मल जो आप दूध लेते हैं उसको तो मतलब अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो शाम तक क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा आजकल के दिनों में। बट हमने इसी चीज पे बात की थी कि भाई हमारा जो अमूल का एक दूध आता है जिसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 90 डेज की होती है। उसमें कुछ ऐसा स्टेबलाइजर डाला होता है कि emulsion कैसे रहे, स्टेबल रहे, उनमें कोआगुलेशन ना हो। अगर हमारा ये जो हमने मतलब आज सुबह दूध लिया है, अगर हम उसको बॉईल करके नहीं रखते हैं या फिर हम उसको प्रॉपरली रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं तो क्या होगा, वो कोआगुलेट हो जाएगा। जब आप दूसरी बार उसको गर्म करने लगेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा, वो चीज बन जाएगा, उससे होगा ऐसा। और कोआगुलेशन कैसे होती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया या शेकिंग किया, हीटिंग किया, तो उससे कोआगुलेट हो जाता है ना आपके पास जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन पड़ा था ऐसा। आर्यन पराशर पता चल रहा है कुछ? यस मैम। आपका 10+1 किधर से है, यहीं से? यस मैम। मैंने देखा नहीं आपको कभी क्लास में। बड़े टाइम बाद ज्वाइन की है। बड़े टाइम बाद ज्वाइन किया है, चलिए। तो इमल्शन आपको पता चल गया, इमल्शन इज व्हाट, and some substances which are added in the emulsion to stabilize them are called emulsifiers। क्या कहते हैं उनको हम, emulsifier कहते हैं, जो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। emulsions की स्टेबलाइजेशन में जो भी सब्सटेंसेस आप यूज करते हैं उनको हम कहते हैं
इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर इमल्सिफायर, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस, हमारे पास दो तरह के इमल्शंस होते हैं, वन इज ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम है और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, ऑयल है या वाटर। तो फर्स्ट वन इज ऑयल एंड वाटर इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, oil in water and the second one is water and oil. ऑयल इन वाटर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, लग रहा है कुछ पता? वाटर में ऑयल मतलब पानी ज्यादा है और ऑयल क्या है, कम। हाउ टू एक्सप्लेन इट, कैसे आप इस तरह के इमल्शन को एक्सप्लेन करेंगे, विच इज अ काइंड ऑफ ऑयल एंड वाटर। आप इसमें बोलेंगे कि these are the emulsions in which dispersion medium is water and dispersed phase is oil, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है यहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम है आपका वाटर और डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपके पास, ऑयल। जबकि यहाँ पे क्या है, वाटर इन ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर, मतलब ऑयल ज्यादा है और वाटर क्या है, कम है। तो डिस्पर्जन मीडियम आपके पास यहाँ पे ये ऑयल हो गया और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, वाटर। इज इट क्लियर, लिख लेंगे। Yes. जिसमें आपके पास डिस्पर्जन मीडियम जो है वो ऑयल है, उनको आप ऑयली इमल्शंस भी बोलते हैं। और जिनमें आपके पास डिस्पर्जन मीडियम वाटर है उनको एक्वस इमल्शन भी बोलते हैं, यार एक्वस इमल्शन, क्लियर, they are aqueous emulsions. So nothing more in this, ज्यादा इसमें और तो कुछ नहीं है। आगे आपकी बात आती है, दैट इज जेल की बात आती है कि जेल क्या होते हैं। जेल में क्या है, सॉलिड ज्यादा होगा और लिक्विड क्या होगा, कम होगा। जेल अगर आपसे पूछ ले कि जेल क्या होता है तो आप उसमें ये कहेंगे कि जो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज क्या है उसमें, लिक्विड। क्लियर, जेल में क्या बोलेंगे आप, Yes. that dispersion medium is what, solid, and dispersed phase is liquid. Dispersion medium is solid, ज्यादा solid होता है और उसमें थोड़ा सा जो डिस्पर्स्ड फेज है जो सॉलिड की तरह काम करता है वो क्या है आपके पास, कम होता है। Right? So these are gels. या फिर लिख लीजिए, gel is a colloidal system in which solid is dispersion medium and liquid is dispersed phase. तो जेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, they are also of two types, one is elastic and another one is non-elastic। इलास्टिक जेल्स आपके पास क्या, जिनमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी हो, which possesses the property of elasticity, ठीक है। आप उस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी जो शेप है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट जैसे ही आप उस फोर्स को क्या करते हैं, हटाते हैं, वैसे ही वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। और जो नॉन इलास्टिक है उनमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक बार मान लीजिए आपने एक जेल बनाया है और सपोज आपने उसको हीट कर दिया, उसमें से वाटर निकाल दिया, तो अगर वो हार्ड हो गए ना
so they are not able to regain its original shape or original position. ठीक है, तो एक इलास्टिक है और दूसरे कैसे हैं, नॉन इलास्टिक। वही वाला एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जो आप मेले वेले से खरीदते हैं ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स कलरफुल, उनको पानी में डालते फेल कर जाते हैं, होता है ऐसा। अगर पानी उसमें नहीं डालते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर से वो वाली शेप गेन कर लेते हैं जिसमें आप उनको लेके आए थे, फिर पानी डालेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, वो चेंज कर देंगे, स्वेल कर जाएंगे। अगर आप उनको तोड़ के देखो ना, वो जेली जैसा लगता है आपको, देखा है कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक इस तरह के होते हैं। नॉन इलास्टिक, इनमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर है? तो मैंने आपको एक काम दिया, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। और एक और चीज एप्लीकेशंस करनी है आपने, कोलाइड्स की एप्लीकेशन, ठीक है, पूरी है, सिंपल पढ़नी है। कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि वाई स्काई लुक्स ब्लू, आकाश नीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है भाई? वाई स्काई लुक्स ब्लू, बोलिए, है कोई आइडिया? स्कैटरिंग वगैरह पढ़ी हुई आपने, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं आप अपना फिजिक्स, लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, बताएंगे आप मुझे? ये क्वेश्चन आपने करा होगा कहीं, फिजिक्स में तो जरूर किया होगा, करा हुआ है? Yes. रेनबो जो है वो बारिश के बाद ही क्यों दिखता है, कौन सा फिनोमिना होता है? आकाश नीला क्यों है, किस वजह से है, कौन सा फिनोमिना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि रेनबो जो है वो आपको बारिश के बाद ही क्यों दिखता है, कौन सा फिनोमिना होता है वहां पे? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, Dispersion of light. डिस्पर्जन होता है, क्या? Internal refraction. टोटल इंटरनल, व्हाट डू यू Yes. अंडरस्टैंड बाय इंटरनल? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? Ma'am, refraction. रिफ्रैक्शन, ओके। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? Ma'am, reflection is the traveling of light in the same medium, and refraction is one second, wait for a second, I just have to switch off my fan, otherwise मुझे सुनाई नहीं देगा ना। चलिए बोलिए, हाँ जी बोलो बेटा। refraction is the traveling of light from one medium to another medium, and in reflection, the light remains in the same medium. लाइट Remains in the same medium. light remains in the same medium। अच्छा, जो आप डेविएशन की बात कर रहे हैं ना, लाइट की डेविएशन की, वो डेविएट मतलब अगर आप डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएं तो ज्यादा होती है, कि रेयर टू डेंसर जाएं तो ज्यादा? आपकी लाइट डेविएट होती है ना जब आप एक मीडियम से दूसरा, वो उस पाथ में नहीं चलती, जैसे मान लीजिए ऐसे जा रही है लाइट, तो ऐसे नहीं, कुछ डेविएशन हो जाएगी ना, नॉर्मल से वो थोड़ा मुड़ जाएगा, होता है ऐसा? जब हम नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं ना, तो क्या देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आपका इंसिडेंस है वो उसके बराबर नहीं रहता ना, आई और आर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, होता है कुछ ऐसा। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आई और आर बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर रहते हैं। बोलो भाई, मैंने पढ़ी हुई, मतलब 20 साल पहले पढ़ी है फिजिक्स, आप बताएंगे मुझे थोड़ा सा? आप तो करंटली स्टडी कर रहे हैं ना, करंटली क्या मतलब आपने 9th-10th में पढ़े हुए हैं चैप्टर्स, लाइट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ ना आपने 9th या 10th में? बोलिए,
नहीं, कोई भी नहीं। ये कहाँ गए? अक्षत गुलेरिया, अभिनव गुलेरिया, बताओ जरा। चलिए फिर आपके लिए ये काम है कल के लिए, कल पढ़ के आइएगा ना। कल मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, समझ गए? सभी लोग आएंगे और क्लास में जितने अभी हैं ना वो सारे के सारे बच्चे आएंगे कल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपका कौन कौन है। प्रतीक्षा, सुधा, ठीक है। हमारे पास और क्या इस चैप्टर में बचता है? कुछ रह गया हमारे पास? इमल्शन हो गया हमारे, जेल हो गया, एप्लीकेशंस आप खुद करेंगे कोलाइड्स की। बाकी के लिए चैप्टर हमारा क्या है पता मुझे गया, बट इसमें हमारे पास एक टॉपिक रह गया हमारे पास, दैट इज कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने बोला था पीछे, हमने बोला था कि कोगुलेशन का मतलब क्या? वही प्रेसिपिटेशन है ना। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेशन हो जाना। हमने बोला था कि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उनकी क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए, उनकी कोगुलेशन हो जाए। बट समटाइम्स क्या होता है, दे नीड सम इलेक्ट्रोलाइट फॉर द स्टेबलाइजेशन। बट हो सकता है जितना अमाउंट हमें इलेक्ट्रोलाइट का स्टेबलाइजेशन के लिए चाहिए हम उससे ज्यादा डाल दें। अगर हम उससे ज्यादा डाल देते हैं अमाउंट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है टू मेक दैट कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल वन, तो वहां पे क्या हो जाती है? कोगुलेशन। हमारे पास क्या हो जाती है? वहां पे कोगुलेशन हो जाती है। और कोगुलेशन लिखेंगे इज द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोगुलेशन इज the phenomena of precipitation of colloidal solution by the addition of excess of electrolyte। जब आप एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो क्या होता है? आपके पास कोगुलेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो इसलिए आपके पास अगर आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल रखना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट ही इलेक्ट्रोलाइट का उसमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। अगर उस क्वांटिटी से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो क्या होना शुरू हो जाता है? वो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब डिपेंड करता है हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कितना चार्ज रहता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, अब आपको पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कोगुलेटिंग पावर जो है वो ज्यादा है, तो आपके पास एक यहाँ पे ये तरीका याद करने का है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेटिंग पावर है वो उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहे कि भाई आपके पास ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एक कैल्शियम क्लोराइड है, और एक क्या है आपके पास? दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड पे तो यहाँ पे ना हमारे पास सबके पास -1 नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस पे देखेंगे 3 पॉजिटिव, इस पे देखेंगे 2 पॉजिटिव, इस पे देखेंगे 1 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा जो कोगुलेटिंग पावर है, अगर मान लीजिए मैंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, उसमें एक बार मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला, उसमें दूसरी बार मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाला, और मतलब 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रखे हुए हैं, मैंने एक ही कोलाइडल सॉल्यूशन लिया और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने पहली टेस्ट ट्यूब में ये डाला, दूसरी में ये डाला, तीसरी में ये डाला, तो आप क्या देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट्स बने होंगे? इस दूसरे नंबर पे इस पे और तीसरे नंबर पे इस पे। तो कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमारे पास, उतना ही क्या करता है? आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने की पावर रखता है, उतना ही ज्यादा वो क्या करता है? उसमें प्रेसिपिटेट्स
बनाने की उसकी क्या है, पावर। क्लियर है? तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। बताइए किसकी कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल आयन पे किस पे ज्यादा चार्ज आएगा, नॉन मेटल पे नहीं, यहाँ पे तो नॉन मेटल पे सब पे एक ही जैसा चार्ज है, क्लोरीन पे तो एक ही जैसा चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1 नेगेटिव होंगे। क्लियर है? तो हमारे पास एक रूल है जिसके बेस पे ये कोऑगुलेशन की जो पावर है डिफरेंट डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की वो डिसाइड होती है। वो रूल है आपके पास हार्डी-स्पिल्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस द ग्रेटर the valency of the active ion or flocculating ion, greater will be its coagulating power. ग्रेटर वैलेंसी जैसे हमने बोला, ये वाला ग्रेटर द वैलेंसी ये करेगा कोगुलेट, क्योंकि सब में तो क्लोरीन क्लोरीन होगा ही। आप तीनों की तीनों टेस्ट में आपको क्लोरीन मिलेगा, तो मतलब क्लोरीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? आपके पास जो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा आयन होगा, यहाँ पे तो मेटल आयन है आपके पास, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है और सोडियम, राइट। तो जितना ज्यादा वैलेंसी उतना ही ज्यादा उसका क्या है, फ्लॉक्युलेटिंग पावर। फ्लॉक्युलेटिंग और कोगुलेशन वन एंड सेम थिंग, उतना ही उसका क्या है, कोगुलेटिंग पावर। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, greater the valency of the active ion, greater the valency of active ion or flocculating ion, greater will be its coagulating power. ऐसे लिखिए सिंपल, greater the valency of the active ion, greater will be its coagulating power. अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस भी है तो नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसका क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर, राइट। तो द थिंग इज आपके पास चैप्टर में सिर्फ आपके पास यही चीजें हैं। इस चैप्टर में हमने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट किया था। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेस पढ़े थे या छोटी छोटी टर्म्स पढ़ी थी, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ये सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ गई थी, फिजिकल और केमिकल, उनमें डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, इसमें डिफरेंस आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव नेगेटिव एड्सॉर्प्शन पढ़ा आपने, देन एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उस चीज को इफेक्ट करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स पढ़े, एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स हमने पढ़े। देन एप्लीकेशंस हैं, कैटालिसिस, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, कैटालिसिस की हमने बात की थी। देन एंजाइम कैटालिस्ट, उसमें आपको बता दिया है कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वहां से आपको कोई नहीं पूछेगा कि बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है। हो सकता है वो अगले वाले चैप्टर से पूछ ले आपको, दैट इज फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। अदरवाइज इस चैप्टर से जो अगर एंजाइम्स की बात करेगा तो एंजाइम्स में से आपसे यही पूछेगा कि बताइए अगर आपने सुक्रोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ से इस वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम आपसे फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, या फिर इमल्शंस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बात पूछा जाता है।
ठीक है, आगे आपके पास टाइप्स आ जाएंगी। तो उससे पहले आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स का जो पार्टिकल साइज है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल साइज कितना होता है, क्या रेंज रहती है उसकी। ठीक है, या डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस बताइए ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में, या आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस बताइए। The another one is dispersed phase, dispersion medium clear होना चाहिए। कोलाइड्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन, दैट इज बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस तरह के, लायोफोबिक है, लायोफिलिक। क्लियर। उसके बाद आपके पास जो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में आपके पास आया था, आपके पास एक मल्टीलेयर मॉलिक्यूल थे या फिर आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, या जो भी है जहां से आपके पास कोलाइड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट वन इज पीएमसी पूछता है क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर पूछ लेता है आपसे क्या है। मेथड ऑफ प्रेपरेशन में वेरी इंपॉर्टेंट वन इज पेप्टाइजेशन पूछता है कि बताइए पेप्टाइजेशन इज व्हाट। देन डायलिसिस पूछ लेता है, प्योरिफिकेशन आप कैसे करते हैं, डायलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछ लेता है क्या है आपके पास, राइट। बाकी टिंडल इफेक्ट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्राउनियन मोशन पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से जो बहुत ही पेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर के, वो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, मैक्सिमम आपके पास अगर 10 इयर्स की क्वेश्चन पेपर उठा लेना आपको मिल जाएंगे। 10 में से मतलब 6-7 में तो मिल ही जाएगा टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपने देख लिया कौन कौन सी। आपको कल के लिए जो काम दिया दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, Yes. so that's all for today's lecture and that's all for this chapter. कल हम शुरू करेंगे अगला वाला चैप्टर, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका थोड़ा सा आइडिया आप लेके भी आए हैं कि मेटल्स, मिनरल्स क्या हैं, ओर्स क्या हैं, पढ़ा हुआ कहीं छोटी क्लासेस में कैसे हम रिफाइन करते हैं मेटल। 10th क्लास का आपके पास एक चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स पीछे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या हमारे पास स्टेप्स होते हैं। मेटल पहले अर्थ के कोर से निकाली जाती है, फिर उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आपसे कल मिलते हैं विद न्यू चैप्टर।